नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं श्रीश चंद्र मिश्र की पुस्तक सपनों के आर पार के साथ उपस्थित हूं। श्रीश चंद्र मिश्र वरिष्ठ पत्रकार थे। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की यात्रा तमाम अखबारों पत्र पत्रिकाओं में की और आजीवन विविध विषयों पर लिखते रहे, लेकिन फिल्म उनका प्रिय विषय था। यह पुस्तक उन्होंने अपने जीवन काल में ही संपादित की थी, संकलित की थी, लेकिन उनका 2020 में देहावसान हो गया। उसके बाद उनकी बेटी शुभ्रा मिश्र ने इसका संपादन अपने पिता की ओर से किया है। उन्होंने इसकी भूमिका भी श्रीश चंद्र मिश्र ने लिख रखी थी। उनका कहना था कि फिल्मों का आकर्षण इतना बड़ा रहा है कि भारतीय जीवन को फिल्मों से अधिक आधुनिक दौर में किसी दूसरी चीज़ ने नहीं प्रभावित किया। उनका कहना है कि क्रिकेट अगर भगवान है या धर्म है तो फिल्म निश्चित रूप से आराधना है, अभ्यर्थना है। फिल्मों ने न केवल हमारे समाज को प्रभावित किया बल्कि समाज का आईना रही, और यही वजह है कि फिल्मों से जुड़े लोग जननायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने समूची एक धारा को दिशा दी। हालांकि श्रीश चंद्र मिश्र सिनेमा के अलावा क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल इन सब के भी जानकार थे, और उन्होंने सबसे पहले टेलीविज़न पर देखते हुए रिपोर्टिंग की थी वर्ल्ड कप की, और फुटबॉल वर्ल्ड कप की, और वह रिपोर्टिंग उनके नाम से न छप के टीवी से लिखा हुआ छपा था। बहुत सारे पत्रकारों को उन्होंने दिशा दी थी। इस फिल्म पर आधारित इस पुस्तक में उन्होंने 9 अध्यायों में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिनका कोई भी भान बड़े से बड़े फिल्म रसिया को भी नहीं हो सकता। यानी जो फिल्मों का बड़ा से बड़ा जानकार होगा उसे भी इस पुस्तक में कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाएगी जिससे वह यह पाएगा कि यह पुस्तक उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो। फिल्मों के दूसरे लोगों को, फिल्मों के रसिकों को, जो लोग मनोरंजन की दुनिया में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से यह पुस्तक ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथ के रूप में और तथ्यात्मक साबित हो सकती है। उनका पहला अध्याय जो है इस पुस्तक का, कैसे कैसे अंदाज, यानी फिल्में किस रूप में पली बढ़ी बनी, यानी फिल्में बनने के बाद भी डब्बा बंद हुई। पलने से मेरा आशय ये है, फिल्में लोगों के दिमाग में रही, उनको बनाने में जो समय लगा, वह फिल्मों की दुनिया में तकनीक का प्रभाव कैसे हुआ, कैसे मायावी हो गई। इसके अलावा जो फिल्मी भूत है, ऐसा क्या है कि फिल्मी भूत डराते नहीं बल्कि फिल्मी भूत आकर्षित करते हैं या हंसाते हैं। जो फिल्मों में न्याय का अंदाज है वह तब से लेकर आज तक एक जैसा है, यानी वही आंखों पर बंद न्याय की देवी की मूर्ति, पट्टी बांधे हुए और उनका फैसला। इसके अलावा जोड़ी हिट तो सब फिट, जोड़ियों पर उन्होंने बात की है। उनका कहना है कि रीमेक की क्या दुविधा थी, निर्माता बनने की होड़ में किस किस तरह के लोग आए, और जो खाकी वर्दी है उससे किस तरह से फिल्मों का मोह उड़ा। इसके अलावा लोकेशन का क्या खेल रहा है, बदलती धारा में उन्होंने लिखा है। खलनायकी ने किस तरह से भारतीय फिल्मों को प्रभावित किया, हास्य का पुट किस तरह से फिल्मों में आया, फिल्मों में सफलता के क्या मायने रहे। इसके अलावा नायिका कैसे बेचारी से अलग हुई। पुराने ज़माने की फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में हम देखते हैं कि नायिका हमेशा अपने बेटों पर या अपने पति पर या किसी न किसी व्यक्ति पर निर्भर रहती रही। अब नायिकाएं फिल्मों को लीड करती रही। इसके अलावा उन फिल्मों की भी उन्होंने चर्चा की है जिन्होंने लीक को तोड़ा। एक रंग यह भी अध्याय में उन्होंने लिखा है कि चेहरा नहीं, अभिनय भी चलता है, और इसमें तमाम उन्होंने ऐसे कलाकारों का जिक्र किया है जो देखने से अधिक अपनी एक्टिंग के चलते जाने पहचाने गए। फिल्मों में प्रेम का जो अंदाज है उस पर भी उन्होंने बात की है। इसके अलावा फिल्मों में जो बेटियां हैं वो हमेशा प्रिय रही। एक ऐसे देश में जहां स्त्री को या तो देवी माना गया या तो उससे धर्म की कामना की गई, लेकिन बेटियों के लिए यह आज़ादी रही कि वो जो मन में आए वो उस तरह
की एक्टिंग फिल्मों में करें। फिल्मों का जो ट्रेन से नाता है वह भी उन्होंने लिखा है। हमारी फिल्मों में जो विदेशी चेहरे हैं उन पर भी बात किया है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अमूमन यह एक भावना है कि भाषा को लेकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक लंबा विवाद रहा, लेकिन श्रीश चंद्र मिश्रा की यह पुस्तक बताती है कि नहीं, दक्षिण के निर्माता, निर्देशक और हीरो हीरोइन भी, यहाँ तक कि वितरक भी हिंदी फिल्मों में पर्याप्त रुचि रखते रहे हैं और उन्होंने फिल्मों को एक नई दिशा दी है। हम शक्लों का फिल्मी सफ़र, यानी हम शक्ल, जिन्होंने फिल्मों को अपने ढंग से वे भी चर्चित रहे। फिल्मों में शालीनता, इतिहास से आंख चुराती फिल्में, यानी जो समाज से नाता है, उन्होंने इतिहास को किस तरह से अलग ढंग से देखा और उनको वर्तमान से जोड़ दिया। बचपन से दूर होती फिल्में, उन्होंने भोजपुरी, जो फिल्मों में तमाम गानों में भोजपुरी का प्रयोग हुआ या लोकल लोक संगीत का प्रयोग हुआ। जो बड़िक समाज है वह किस तरह आने वाले समय में, यानी वर्तमान समय तक उपेक्षित हो गया फिल्मों में, जबकि पुराने ज़माने में पहले ज़मींदारों को, राजाओं की ऐतिहासिक फिल्मों के बाद हर व्यवसाय में कोई न कोई लाला जी होते थे। राजनीति, फिल्मी सितारों की जो राजनीति है उसकी भी चर्चा की है और उन्होंने ये कहा है कि फिल्मी विरासत जो है वो अब धीरे धीरे खतरे में है, क्योंकि पहले खानदान बढ़ता था, अब उन पे अलग दृष्टि आ गई है, अलग बदलाव का असर हो गया है। हॉलीवुड से भी उन्होंने फिल्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, फिल्मी कनेक्शन क्या है, फिल्मी गीतों का जादू क्या है। जो शख्सियत थी उनकी भी उन्होंने चर्चा की है, जिसमें मन्ना डे का जिक्र किया है, प्रदीप कुमार का, अमजद खान का किया है, देवानंद का किया है और श्याम बेनेगल का जिक्र किया है, प्राण और रजनीकांत का जिक्र किया है। श्रद्धांजलि खंड में उन्होंने सदाशिव, अमरापुरकर और नंदा को याद किया है, राजेश खन्ना के होने का मायने कहा है, फारूक शेख की बात की है, यश चोपड़ा की बात की है, देवेन और रविंद्र जैन को याद किया है। जो इस पुस्तक का आखिरी अध्याय है वह अपने आप में अद्भुत है। उसका नाम है मिल्क के पत्थर। एटनबरो थे इसलिए गांधी बनी। फिल्मों में परिवारवाद और कहानी एक अमर गीत जन्म की। इस खंड में उन्होंने यह बताया है कि रिचर्ड एटनबरो को गांधी फिल्म बनाने में 20 साल लगे। स्थितियां यह थी कि उन्होंने जब इस फिल्म को बनाने की सोची तब पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई थी और अंततः इस फिल्म का निर्माण इंदिरा गांधी के सहयोग से हो सका। इस फिल्मों के लिए जो लोग पैसा लगाने वाले थे वे भाग गए। फिल्मों के एक्टर आखिरी दिनों तक बदलते रहे। किस तरह से यहूदी होने के चलते भी इस फिल्म में धन लगाने वाले हारे और रिचर्ड एटनबरो का कैसे यह मानना था कि अगर वे यह फिल्म नहीं बनाते तो शायद वो जीवन के आखिरी पल तक नहीं पहुंचते। यानी उनका एकमात्र सपना था कि चाहे कुछ भी हो मुझे गांधी बनानी है। खास बात यह भी कि एटनबरो रंगमंच से जुड़े थे और गांधी फिल्म के प्रोजेक्ट की शुरुआत उनकी पहली फिल्म के रूप में हुई थी। लेकिन धीरे धीरे आने वाले कल में उन्होंने न केवल 20 साल में इस फिल्म को बनाया बल्कि इस फिल्म में कई रिकॉर्ड बनाए। खास बात यह है कि इसमें इस बात का भी जिक्र है कि पंडित नेहरू ने उनसे कहा था कि गांधी को आप देवता के रूप में मत बनाइएगा, उन्हें एक मनुष्य के रूप में रहने दीजिएगा। इसी तरह से अभी लता मंगेशकर नहीं हैं। अय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, इस गीत की कल्पना कैसे हुई, यह गीत कैसे बना, इसमें जो कवि प्रदीप थे जिनका पूरा नाम कवि रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उन्होंने किस तरह से इस फिल्म को निर्माण किया था, इस गीत का निर्माण किया था। ये फिल्म में नहीं आया था यह गीत और जब उनसे कहा गया तो उनके मन में क्या भावना थी। यह तथ्य भी सामने आता है कि लता मंगेशकर ने इस फिल्म को गाते समय पहली बार यह सोचा था कि यह रोदला गीत गाने से कहीं ऐसा ना हो कि उनका कैरियर तबाह हो जाए या
उनके करियर पर असर पड़े। खास बात यह है कि इस गीत को गाने के लिए पहले मोहम्मद रफ़ी के बारे में सोचा गया था, लेकिन रफ़ी साहब एक गाना पहले गा चुके थे लीडर फिल्म का, जिसका नाम था अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जब यह गीत लाल किले पर गाया था लता मंगेशकर ने और नेहरू जी की आंखें गीली हो गई थी, तो मंच पर गीत के ख़त्म होने के बाद पंडित नेहरू ने उस समय के रक्षा मंत्री से यह पूछा था कि इस गीत को किसने लिखा। जब उन्हें बताया गया कि कवि प्रदीप ने लिखा है तो उन्होंने कहा वह कहाँ है। उन्हें बताया गया कि वो यहाँ नहीं मौजूद हैं, तो यशवंतराव चौहान ने यह कहा कि जब आप बम्बई आएंगे तो मैं उनसे मिलवाऊंगा। कवि प्रदीप इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि वे उस कार्यक्रम में नहीं आए, क्योंकि अगर उस समय उनकी मुलाकात होती तो पंडित नेहरू से कुछ मिनट की मुलाकात होती, कुछ सेकंड की मुलाकात होती, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनको बम्बई यात्रा के दौरान न केवल बुलाया बल्कि उनसे बातें की और यह भी पूछा कि आपने कौन कौन से गाने लिखे हैं, और वह हर गाने के बाद किस तरह से चौंकते रहे कि कभी प्रदीप ने लिखा था हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इसके अलावा जो दूसरे गाने उन्होंने लिखे थे उनकी भी चर्चा की, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, और हर गीत के बाद पंडित जी चौंकते रहे। तो यह एक नया तथ्य है कि लता मंगेशकर को इस गाने पर, जिस गाने से उनको अमरता मिली एक तरह से, उस गाने को गाने के समय उनके मन में यह संशय था कि मैं इस गाने को गा के कहीं रोदले गाने के तौर पर मेरी पहचान न हो। इसी तरह से कवि प्रदीप को भी यह संशय था कि पता नहीं देश में जोशीला भावना है, हम हार चुके हैं चीन के युद्ध से, तो जोश भरने की बजाय मैं रोने की बात क्यों कर रहा हूँ। लेकिन श्रीश चंद्र मिश्र ने कवि प्रदीप के हवाले से इस पुस्तक में यह लिखा है कि शायद इस गाने के सफल होने की वजह यह थी क्योंकि हमारे भारतीय संस्कारों में, विचारों में मूल तत्व है संवेदना और करुणा। हम हार चुके थे और देश को एक मरहम की ज़रूरत थी, और जब आँख में भर लो पानी की अपील होती है लता मंगेशकर की आवाज़ में, तो यह देश अपने को सैनिकों के साथ जोड़ लेता है। सपनों के आर पार पुस्तक के प्रकाशक हैं संधीश पब्लिकेशन। इसका मूल्य है 950 रुपये और पृष्ठ संख्या है 314। हार्ड बाउंड पुस्तक है। ग्रंथालय के अलावा शोधार्थियों के लिए, फिल्मों में रुचि रखने वालों के लिए और मनोरंजन जगत के लिए यह एक बेहद उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक को खरीदा जाना चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपके पास फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।